हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें हमारे पास बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं नेट के पेपर में। तो नेट के पेपर में ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इनफैक्ट अगर आप नेट के अलावा भी पेपर्स के बारे में बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन वहां पे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेक्चरर के एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टॉपिक देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको अभी बोला कि ग्रीन रेवोल्यूशन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले जब भी किसी भी टॉपिक को हम टारगेट करते हैं, इट्स मैंडेटरी कि हम लोग क्या करें, हम लोग पी वाई क्यूज देखें कि इस टॉपिक से किस तरीके से पी वाई क्यूज पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पुराने क्वेश्चंस दिखाऊंगी। और याद रखना, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्रीकल्चर में ओवरऑल। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट आज आप लोगों के साथ शेयर किया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। एक पार्ट आने वाली वीडियोस के अंदर शेयर करूंगी जिसमें हम एमएसपी वगैरह के बारे में भी देखेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज प्राइमरीली कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग किस पर्टिकुलर क्रॉप पे फोकस कर रहे थे। इट्स नॉट लाइक कि आप ओवरऑल ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन फेजेस में आया। अगर आपसे फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पे बात की जाएगी तो आप फर्स्ट फेज के बारे में बताएंगे, आप रैंडमली सेकेंड फेज की क्रॉप्स के बारे में नहीं बता सकते। तो यू शुड नो फर्स्ट फेज में कौन सी क्रॉप्स थी, सेकेंड फेज में कौन सी क्रॉप थी। फिर अगर हम बात करें, ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन स्लो डाउन सिंस द एडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यू टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब हम कौन से पार्ट के बारे में बात करेंगे, अब हम 1991 ऑनवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। क्यों 1991 ऑनवर्ड्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज 1991 ऑनवर्ड्स वो फेज था जहां पे हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए, हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो फार्म मेकेनाइजेशन पे बात की गई। ठीक है, तो फार्म मेकेनाइजेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हम उसको भी देखेंगे। फिर PL 480, PL 480 देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले का टाइम था जब हम लोग क्या कर रहे थे, हम फूड ग्रेन इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम यूएस से। तो आप लोग देखेंगे कि PL 480 से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। और एक जगह क्वेश्चन ये भी था, PL 480 स्टैंड फॉर। ठीक है, तो PL 480 क्या है, एक टर्म उन्होंने पूछी। तो अब आपको पता होना चाहिए बिकॉज पुराने पेपर्स में हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ स्कीम्स के बारे में देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से पूछा जा रहा है। और स्कीम्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, स्पेशली जो लोग नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट्स बेटर कि आप लोग क्या करें, प्रतियोगिता दर्पण इकोनॉमिक्स के लिए आती है, आप उसको अपने पास रखिए। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं मेजरली उन स्कीम्स को कवर करने की कोशिश करिए। देखिए, स्कीम्स बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन आप लोग जो नेट के लिए स्पेशली पढ़ रहे हैं इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग उस बुक पे स्टिक करें। उसके अलावा आप पढ़ना चाहते हैं, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो बेटर है कि आप उस बुक में स्टिक करके रहें। अब यहाँ पे मुझे आप लोगों को मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाए कुछ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, डिस्कस करेंगे हम हर क्वेश्चन को मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस में। तो अगर आप लोगों को भी मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसका एक्सेस ले सकते हैं। अब यहाँ पे
आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, अगर इन क्वेश्चंस पे हम फोकस करें तो इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी हमें डेटा के बारे में नहीं पूछा जा रहा, डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। मैं ये नहीं बोल रही कि यहाँ पे डेटा ड्रिवन क्वेश्चन नहीं है तो आपके पेपर में भी नहीं आ सकता, बट बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके पेपर में डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस पूछे जाए। तो हम लोगों को भी क्या करना है, हम लोगों को भी डेटा के ऊपर इतना फोकस नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम ग्रीन रेवोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्या क्या देखेंगे मैं इंडियन इकोनॉमी में आपको इसलिए बता रही हूँ, बिकॉज जब इंडियन इकोनॉमी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, डेटा डेटा डेटा। लेकिन हमें यहाँ पे डेटा पे इतना फोकस नहीं करना। हम क्या करेंगे, जब ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन पे सबसे पहले हम लोग करेंगे बैकग्राउंड को स्टडी। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता तब तक आप इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ सकते। बैकग्राउंड इज वेरी रेलिवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड पे हमारा फोकस होना चाहिए। फिर हम फेजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग फेजेस के बारे में बात करेंगे सो दैट आपको पता चले ये पीरियड था, यहाँ पे ग्रोथ रेट हाई था एग्रीकल्चर का, क्या फैक्टर्स थे, क्या आउटकम्स थे, हम उस पे बात करेंगे। क्लियर? आई होप आपको समझ आया कि किस किस चीजों पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो डेटा पे टाइम मत वेस्ट करना। आप लोग अगर कहीं सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेटा आपके लिए रेलिवेंट होगा। अदर देन दैट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अभी तक क्वेश्चंस पे डेटा देखा नहीं जा रहा, अगर आएगा अभी एक आध क्वेश्चन के लिए हम बहुत ज्यादा डेटा क्राम नहीं करेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको अप्रोच समझ आई। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, सबको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में क्यों आया, बिकॉज इंडिया के अंदर प्रॉब्लम था फूड शॉर्टेज का। क्या प्रॉब्लम था? फूड शॉर्टेज का। हम सबको पता है जब हम इंडिया में जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, हम लोग आजाद हुए। तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ज्यादा स्टेगनेंट कंडीशन में था। ठीक है, स्टेगनेंट कंडीशन में था। क्यों स्टेगनेंट कंडीशन में था? बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश राज। बिकॉज 1947 पे अगर हम आजाद हुए एकदम जाते ही ब्रिटिशर्स के, हमारा एग्रीकल्चर जो होगा वो बहुत तेजी से तो ग्रो नहीं किया होगा। जो पॉलिसीज उन्होंने लाई, जिस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर ऑलरेडी प्री इंडिपेंडेंस टाइम के अंदर परफॉर्म कर रहा था, उसी तरीके से 1947 पे हालात होंगे। तो 1947 में जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर था उसके पीछे कंडीशंस थी। क्या प्रॉब्लम्स थी इंडियन एग्रीकल्चर में? आप लोगों को पता है ब्रिटिशर्स क्या लेकर आए? जमींदारी सिस्टम लेकर आए, रियायतवारी लेकर आए, महलवारी सिस्टम लेकर आए। अब जब ब्रिटिशर्स ने जमींदारी, रैयतवारी या महलवारी सिस्टम लाया तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी इंसेंटिव नहीं बचा, ना ही फार्मर के पास, ना ही लैंडलॉर्ड के पास, ना ही ब्रिटिश राज के पास कि हम इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर नो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो हुआ, तो आप लोग मुझे बताइए क्या हमारा एग्रीकल्चर जो था वो ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हर बंदा लगा हुआ था कि हम क्या कर पाए, हम मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर पाए फ्रॉम द लैंड, मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर पाए लैंड से। अब ये मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में हुआ क्या, जो फार्मर था उसकी कंडीशन बहुत पुअर से पुअरर होती गई। जो लैंडलॉर्ड था उसका कोई इमोशनल कनेक्ट ही नहीं था लैंड के साथ। ठीक है, क्योंकि लैंड क्या होती थी, लैंड पास ऑन होती थी। अगर आप लोगों ने ये चीजें डिटेल में देखनी होंगी तो जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी वाले लेक्चर्स देख लेना। तो लैंड पास ऑन होती गई 1 पर्सन टू अनदर, तो इमोशनल कनेक्ट खत्म होता गया। तो कहने का मतलब है लैंड के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। जब लैंड के ऊपर आप लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे तो क्या कोई रिटर्न मिलेगा? तो इसका मतलब रिटर्न भी कोई नहीं मिलने वाला आपको लैंड से। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड कंडीशन पे जाता गया। अब इंडिया में पहली बात ये थी नो इन्वेस्टमेंट। दूसरा,
ए- जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम पे कमर्शियलाइजेशन लाया। कौन सी पॉलिसी लाई? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैश क्रॉप्स पे फोकस करना पड़ेगा। जब इंडिया में कैश क्रॉप्स पे फोकस किया गया तो क्या होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ फूड, फूड ग्रेन आई, स्कार्सिटी आई। अब स्कार्सिटी आने की वजह से भी क्या हुआ, फूड शॉर्टेजेस हमें दिखाई दी। क्या दिखाई दिया? फूड शॉर्टेजेस। क्लियर? तो ये तो थी ब्रिटिश राज की पॉलिसीज। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या हुआ, जब हम आजाद हुए तो हमें 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉलिसी है ये कब आई? 1966 पे आई, 1966 में। लेकिन इस बीच में भी काफी चीजें हुई। काफी चीजें क्या हुई, जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय क्या हुआ, उस समय 5 ईयर प्लान्स की पॉलिसीज आई। 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या लाया, गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ने कब से कब तक लाया? 1951 से 56 तक। अब जब 1951 से 56 तक इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे फोकस किया। बिकॉज क्यों एग्रीकल्चर पे फोकस किया? बिकॉज यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिली वो इट वॉज दैट ऑफ द फूड शॉर्टेज। ठीक है, अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और हमारा जो मेजोरिटी एरिया था, फर्टाइल एरिया, वो कहाँ चला गया? वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लोगों को खाना खिलाना है। किस तरीके से खिलाएंगे? टू बाय फोकसिंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस किया। अब यहाँ पे जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तो गवर्नमेंट ने तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया। लेकिन गवर्नमेंट को लगा अगर अब हम इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पे फोकस करें तो हमारा एग्रीकल्चर तो थोड़ा सा ग्रो किया तो अब इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेगी। तो करते 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 क्या हुआ, सेकेंड 5 ईयर प्लान पे गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को डाइवर्ट किया। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1991 तक आया। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर क्या किया, यहाँ पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। किस पे? इंडस्ट्रीज पे। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर था वो वापिस से सफर किया। एग्रीकल्चर क्या किया, वापिस से सफर किया। अब यहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर वापिस से सफर किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर से क्या किया, गवर्नमेंट ने फिर से थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या किया, थर्ड 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चर पे वापिस से फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? एग्रीकल्चर पे। 1961 से 66 तक गवर्नमेंट ने कहा कि रुकिए, हम वापिस एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 1947 से 1966 में एक प्लान था जिसमें गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। लेकिन स्टिल हमारे पास दो ऐसे प्लान थे जहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया। लेकिन फिर भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो लैग कर रहा था बिहाइंड। क्यों लैग कर रहा था बिहाइंड? बिकॉज अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली? लेट्स सी। अगर हम थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में बात करेंगे तो थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? 61 से 66 तक। 61 से 66 तक। 61 से 66 तक आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया को वॉर लड़नी पड़ी। दो वॉर्स हुई, 1962 की विद चाइना और एक वॉर हुई 65 की जो पाकिस्तान के साथ। जब ये वॉर्स हुई तो हमारा जो पैसा हम एग्रीकल्चर पे लगा रहे थे वो भी कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर पे जा रहा है, डिफेंस की तरफ। इकोनॉमी के अंदर हमारी जो इकोनॉमी है वहां पे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी सफर कर रही थी। तो हम लोगों ने देखा बिकॉज ऑफ द वॉर जो पैसा एग्रीकल्चर पे जाना चाहिए था, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए था, वो पैसा डाइवर्ट होके कहाँ चला गया? डिफेंस सेक्टर पे चला गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ लैंड रिफॉर्म्स डिस्कस किया था। अब 1947 के बाद लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो तो आ गए, लेकिन लैंड रिफॉर्म
का जो इम्प्लीमेंटेशन था दैट वाज वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की वजह से अब क्या हुआ, यहाँ पे वापस से लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जब लैंड रिफॉर्म्स ही अच्छे से काम नहीं किए तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वापस से रीग्रो होता हुआ हमें नहीं दिखाई दिया। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वो फेज था जहां पे हम लोगों ने डैम्स पे तो फोकस किया, हम लोगों ने इरिगेशन फैसिलिटीज पे तो फोकस किया, लेकिन हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटीज थी वो अम, बहुत ज्यादा बेटर नहीं थी। अगर हम इरिगेशन फैसिलिटीज के बारे में भी बात करें तो 1960s पे नियर अबाउट 17% जो हमारा नेट सोन एरिया था वो इरिगेशन के अंदर आ रहा था। इसका मतलब जो रिमेनिंग एरिया था वो वापस से मॉनसूनल डिपेंडेंट था। अगर वो वापस से मॉनसूनल डिपेंडेंट था इट मींस क्रॉप फेलियर के चांसेस बढ़े। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि 1966 तक हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया। और एक और पॉइंट याद रखना, हमारा मॉनसून पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी और 1965-66 में ड्रॉट भी देखा गया इंडिया के अंदर। तो ड्रॉट भी देखा गया। और लास्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम मैन्युअली काम कर रहे थे, हमारा फार्म मैकेनाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं था। इनफैक्ट फार्म मैकेनाइजेशन क्या होता है इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये भी डिस्कस करूंगी जब मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करूंगी वापस से। क्लियर? ठीक है, आई होप आपको इस फेज के बारे में समझ आया। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको एक बार रीड करा देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। प्लीज रीड इट। After independence in 1947, India's agriculture sector faced serious challenges: frequent famine and food shortages, low productivity and outdated farming techniques। जो मैंने आपको फार्म मैकेनाइजेशन का एक सेंस आपको समझाया ना, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। डिपेंडेंस ऑन फूड इंपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल PL 480 फ्रॉम द US, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी आपसे। और यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, आप लोगों को क्या करना है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि PL 480 इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एक बार एग्जाम में PL 480 की फुल फॉर्म आई है। ठीक है, तो आप लोग मुझे यहाँ से बताएंगे PL 480 स्टैंड फॉर व्हाट। अब यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी देखा, ठीक है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ PL 480 के बारे में भी, फिर हम वापिस से आएंगे। आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर 1966 तक बहुत हेविली सफर किया। तो हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों को कहीं ना कहीं से फूड इंपोर्ट्स चाहिए थे। तो हम लोगों ने क्या किया, इंडिया ने कहाँ से फूड इंपोर्ट्स कराए, इंडिया ने फूड इंपोर्ट्स किए यूएस से। यूएसए की एक स्कीम थी दैट इज नोन एज PL 480। इस स्कीम के अंदर सिर्फ इंडिया को ही नहीं, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन सबको सब्सिडाइज रेट्स के अंदर क्या मिलता था, फूड मिलता था फ्रॉम यूएस। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर बात आप लोगों को स्कीम पे फोकस करना है, PL 480 स्कीम। अब PL 480 स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो यहां से मैंने आपको बताया क्वेश्चन आया था, जस्ट अ सेकेंड। एक क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं PL 480 के बारे में पूछा गया है। और एक और क्वेश्चन था जहां पे उन्होंने पूछा था कि PL 480 स्कीम स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आया? प्लीज। तो डिस्पाइट एग्रीकल्चर बीइंग अ प्रायोरिटी इन द थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड 5 year plan, the growth in food production remained insufficient to meet the needs of a growing population। मैंने आपको बता दिया फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे जब ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर हो रही थी तो इंडिया में हुआ क्या, इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यूएस से एक टीम मंगवाई। यूएस से जब एक टीम मंगवाई, टीम का नाम आपको पता होना चाहिए, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स स्पॉन्सर्ड बाय द फोर्ड फाउंडेशन। ठीक है, स्पॉन्सर कौन कर रहा था उनको, फोर्ड फाउंडेशन। ये कब मंगवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इन द लेटर हाफ ऑफ द सेकेंड 5 year प्लान, सो दैट ये जो टीम है इंडिया के अंदर वो सजेस्ट कर पाए वेज और मीन्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी।
ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब इस टीम को बुलाया, जो स्पॉन्सर किसने की, फॉर फाउंडेशन ने की, तो इन्होंने इन्होंने बोला कि आप लोगों को क्या लॉन्च करना चाहिए, आपको IADP प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। IADP स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये हमें क्यों पता होना चाहिए, जबकि हम ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जब गवर्नमेंट ने इस टीम को बुलाया, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हमारी एग्रीकल्चर कंडीशंस को पढ़ा। इन्होंने देखा कि किस तरीके से हम इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 1960 में जब इन्होंने IADP इस प्लान को लॉन्च किया, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, तो हम देखेंगे जब 1966 में हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इसी का एक्सटेंशन है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो 1960 में IADP प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। बेसिकली यहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने, पायलट बेसिस पे 7 डिस्ट्रिक्ट्स पे, ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जहां पे क्या बोला गया कि हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके कंबाइन करेंगे, ध्यान से सुनना इस लाइन को, कंबाइन करेंगे यूज ऑफ HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन। और जो मैंने बोला ना, कंबाइंड यूज ऑफ HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, ठीक है, इन यही बात करने वाले हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया, अंडर द IADP प्रोग्राम, यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया सो दैट हम देख पाए कि अगर हम कंबाइन यूज करें HYV सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन का, तो क्या हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरीके से उन्होंने 1960 में जब लॉन्च किया, तो यहाँ पे देखा गया कि प्रोडक्शन भी बढ़ी और प्रोडक्टिविटी भी इनहैंस हुई। ठीक है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इनहैंस हुई। अब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जब दोनों इनहैंस हुई तो 1966 में गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन बिकॉज आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद होना चाहिए। किसका नाम याद होना चाहिए, नॉर्मन बोरलॉग का। अब नॉर्मन बोरलॉग के बारे में अगर हम बात करें, ये क्या थे, ये एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे, जो क्या कर रहे थे, जो दुनिया भर के अंदर, क्योंकि दुनिया भर के अंदर क्या था, प्रॉब्लम थी किसकी, फूड स्कार्सिटी की। तो ये क्या कर रहे थे, ये डेवलप कर रहे थे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, सो दैट एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जो है वो इनहांस हो सके। और इन्हीं के सीड्स को यूज करके इंडिया के अंदर जिन्होंने काम किया, उनका नाम क्या था, MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन जो थे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, MS स्वामीनाथन। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए MS स्वामीनाथन का। तो MS स्वामीनाथन ने क्या किया 1966 में, बाय यूजिंग द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, जो किसने डेवलप किए, जो नॉर्मन बोरलॉग ने डेवलप किए, इन सीड्स को यूज करके इन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने IADP प्रोग्राम में जो हम लोग क्या कर रहे थे, कंबाइंड यूज कर रहे थे, इरिगेशन का, फर्टिलाइजर्स का, HYV सीड्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, ठीक है, इन सबको कंबाइन किया। और इस सबको के लिए क्या चाहिए था, वी नीड क्रेडिट, ठीक है, पैसा भी तो चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला गवर्नमेंट को कि हम लोग क्या करेंगे, हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, HYV सीड्स, ठीक है, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, क्रेडिट, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, इन सबको कंबाइन करेंगे और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करेंगे। और ये जो पूरा फुल फ्लेजेड पैकेज था, जो नेशन वाइड यूज करने के बारे में बात की जा रही थी, दैट इज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, नेशन वाइड, ठीक है, लेकिन इनिशियली
ग्रीन रेवोल्यूशन भी नेशन वाइड हम लोगों ने नहीं लाई। क्यों नहीं लाई? बिकॉज आप लोग देख पा रहे हैं अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन हमें क्या चाहिए, हमें फर्टिलाइजर भी चाहिए, हमें पेस्टिसाइड भी चाहिए, वी नीड हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स और गुड क्वालिटी सीड्स चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए पैसा भी लग रहा है। लोगों के पास तो पैसा नहीं है इस टाइम पे, कौन फंड कर रहा है? द गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो जब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सब्सिडी, तो नेशन वाइड एक टाइम प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। 1966 की इकोनॉमी को आप लोग सोचिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1966 में जब ये लाई स्कीम, तो यहाँ पे फोकस किया गया किस पे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे। और 1966 में जब ये स्कीम लाई, तो आप लोगों को पता है कि जब भी एग्रीकल्चर में अगर आपने आज सीड लगाया, तो आप लोगों को डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी ना। तो ये कब, कितने फेज तक ये देखा गया? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखा गया 1966 से 1980 पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, तो 1966 से 1980 पे बात की जाती है। और यहाँ पे किस किस पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में बात करते हैं? हम वीट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेजरली 1966-80 तक वीट सेंट्रिक क्रॉप के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप बुक से भी पढ़ेंगे, तो आप लोग जब टेबल देखेंगे ना वहाँ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का, तो वहां पे आप देखेंगे कि दिस इज द फेज जहां पे वीट सेंट्रिक, वीट की प्रोडक्शन बढ़ी। क्लियर? तो फर्स्ट फेज को पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहां तक हम लोग ने पढ़ा था। A turning point came when the Ford Foundation USA conducted a study in 1955-59 recommended concentrated efforts on select area with high potential for growth using modern inputs. Modern inputs में मैंने आपको बता दिया. As a result, the government of India launched the Intensive Agriculture Development Program, that is IADP, in 1960 on a pilot basis in 7 districts, one in each agro-climatic condition. ठीक है, मैं आपको आईएडीपी क्यों पढ़ा रही हूँ? सो दैट आप लिंक कर पाए, कल को बुक के अंदर पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आनी चाहिए। की फीचर्स क्या हैं? यूज ऑफ HYP सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, सेम चीज हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में। एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंशन सर्विसेज, मार्केटिंग सपोर्ट, एम्फेसिस ऑन अ पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। Though limited in reach, IADP laid the foundation for the Green Revolution. In 1966, facing a severe food crisis and two successive droughts, the government of India formally launched the Green Revolution with imports of high-yielding variety seeds, क्योंकि कहाँ से आने थे? नॉर्मल बोरलॉग के। ठीक है, स्पेशली वीट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट्स, एमएसपी प्रोक्योरमेंट, एमएसपी के बारे में हम पढ़ेंगे। सपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, यूएस एड एंड फॉर्ड फाउंडेशन। क्लियर? आप लोग देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट फेज मैंने अभी आपको पढ़ाया। फर्स्ट फेज क्या है? 1950 से 60 से। प्री ग्रीन रेवोल्यूशन एरा फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन, आईएडीपी, लो प्रोडक्टिविटी था, फूड शॉर्टेज था। डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया। सेकेंड फेज 1966 से 72। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग नोट कर पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर लिया। मैंने आपको क्या बोला? 1966 से लेकर 1980 तक, यहाँ पे हमारे पास क्या था? 1966 से लेकर 1980 तक, दिस इज नोन एज द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट फेज के अंदर हमने डिवीजन कर दी। मैंने बोला एक फेज हम लिखेंगे 66 से 72, एक लिखेंगे 73 से 80। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने दो फेजेस को डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? बिकॉज 72 तक तो हमें तेजी से ग्रोथ दिखाई दे रही है। 72 वाज द पीरियड जहां पे इंडिया ने फूड सेल्फ सफिशिएंसी को अटेन किया। लेकिन व्हाट अबाउट 73? ठीक है, 1973 में क्या हुआ? 73 में तो स्लो डाउन आ गया ना हमारा। तो फेज में अगर मैं बोलूं कि 66 से 80 तक ग्रोथ हो रही है तेजी से, ऐसा नहीं हुआ।
ठीक है, तो मेरे को ये चीज आपको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे डिवाइड करना पड़ा पीरियड को इनटू टू पार्ट्स, 66 से 72, 73 से 80। एम आई क्लियर टू यू? तो यहाँ पे पीरियड टू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1966 से लेकर 1972 तक ये पीरियड आया। फेज वन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फोकसेस ऑन, किस पे फोकस है? वीट पे फोकस है। मैं बार बार आपको ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज क्लासेस के अंदर पूछा जा रहा है। एंड स्पेसिफिक रीजन लाइक पंजाब, हरियाणा, बिकॉज नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया याद रखना। इंडिया अटेन्ड फूड सेल्फ सफिशिएंसी बाय 1971-72। इसका मतलब अगर आप इस पीरियड में देखें, 66-72 के अंदर देखें, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंडिया के अंदर क्या हुआ, ग्रोथ जो है वो तेजी से हो रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत तेजी से परफॉर्म कर रहा था 66-72 के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, 66 के बाद, 72 के बाद वी हैव 73-80। 73-80 पे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ स्लो डाउन फेज हुआ। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि ग्रोथ स्टॉप होगी, डिसलेरेशन आया, ग्रोथ जो थी वो स्लो डाउन होगी जितनी तेजी से हमारी हो रही थी। कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या था, फूड शॉर्टेजेस थी। फूड शॉर्टेजेस से होते होते क्या हुआ, हम लोग फूड सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने फूड सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब कि हम लोग अब क्या हुए, हम तैयार हो रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। क्लियर, हम फूड सरप्लस की तरफ जाएंगे आगे आगे। तो ग्रोथ कितनी तेजी से हो रही है। तो 73-80 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्या हुआ। देखिए यहाँ पे 73-80 के फेज में देयर वो सेवरल फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे किसको, स्लो डाउन, ग्रोथ स्लो डाउन को। अगर हम 73-80 के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा टेक्नोलॉजी जो थी वो सेचुरेशन पे आ गई। अभी जितने भी हम केमिकल इनपुट्स यूज कर रहे थे, या जो अभी तक हम लोगों ने एम्फोसिस किया फर्स्ट फेज के अंदर, वो कहाँ किया, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे किया। अब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब, हरियाणा, वहां की भी तो एक कैपेसिटी है। ठीक है, जितनी तेजी से पहले तो हम लोग वहां पे ग्रो कर रहे हैं, अभी भी अगर हम उसी एरिया के अंदर फोकस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। हम उतना तेजी से, हमारे पास न्यू एरियाज चाहिए जहां पे ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अदर रीजन्स जो थे उनको बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो अगर उनको भी बेनिफिट किया जाता तो मे बी ग्रोथ हमारी तेजी से होती। अब यहाँ पे इस पीरियड के अंदर क्या हुए, हमें ड्रॉट देखने को मिले। कब कब देखने को मिले, 72 में देखने को मिले, और 79 के अंदर भी ड्रॉट देखने को मिले। क्यों ड्रॉट देखने को मिले, बिकॉज आपको पता है इंडिया में मॉनसूनल डिपेंडेंस है। एग्रीकल्चर इज मॉनसूनल डिपेंडेंट, इवन टिल डेट एग्रीकल्चर मॉनसूनल डिपेंडेंट है, हेविली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून है। तो जब हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज हेविली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, तो आप वहां से लिंक कर पा रहे होंगे कि जब हमारा एग्रीकल्चर इतना ज्यादा मॉनसूनल डिपेंडेंट है, तो अगर मॉनसून फेल होगी तो ड्रॉट आएगा। तो यहाँ पे भी हमें सिवियर ड्रॉट देखने को मिला। इसके अलावा क्या हुआ, ऑयल शॉक हुआ 1973 में। अब ऑयल शॉक की वजह से क्या हुआ, जो हमारे इनपुट प्राइसेस थे, क्योंकि ऑयल शॉक जब भी आता है, ऑयल के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है इकोनॉमी के अंदर, यहाँ पे जब हम कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, चाहे फर्टिलाइजर का होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जब बढ़ेगा तो रिड्यूस करेगा प्रॉफिटेबिलिटी, तो उतना ज्यादा ल्योर नहीं करेगा फार्मर को कि मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रो करूं। क्लियर, तो ये सारे मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से हमें 73-80 के पीरियड में क्या देखने को मिला, ग्रोथ स्लो डाउन मिला। अब इसके बाद हमारा आता है 81 से 90 का पीरियड। 81 से 90 के पीरियड के बारे में अगर हम बात करें तो ये पीरियड जो था, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड, 81 से 90। क्यों, पहली चीज, यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा 73 ऑनवर्ड्स कि हमारे यहाँ पे हमें बाकी जगहों पे भी एग्रीकल्चर को के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया। सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर यहाँ पे न्यू क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया गया। कौन कौन सी क्रॉप्स, यहाँ पे वीट पे हमारा ऑलरेडी फोकस था। ठीक है, वीट के अलावा राइस पे फोकस किया गया, पल्सेस पे फोकस किया गया, ऑयल सीड्स के अंदर फोकस किया गया इन द सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो 81 से 90 तक क्या आ गया, सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
तो इसको रीड भी कर लेते हैं एक बार कि 1981 से 1990 के फेज को हम लोगों ने क्या बोला, इट इज नोन एज द सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम इस फेज के बारे में बात करेंगे, इट इज नोन एज द सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जब आप फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज की तरफ आए तो प्रॉब्लम्स क्या थी कि वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में रिस्ट्रिक्टेड था फर्स्ट फेज, तो यहाँ पे हमें एरिया को जो था वो ब्रॉडर करना पड़ा। तो हम लोग बाकी एरियाज को भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे इन द सेकेंड फेज। अब सेकेंड फेज में अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज में हमें एक और प्रॉब्लम देखने को मिली कि फर्स्ट फेज में जो हमारा क्रॉप था दैट इज वीट, वीट के ऊपर मेजर फोकस किया जा रहा था। लेकिन जब हम सेकेंड फेज के बारे में बात करेंगे तो क्रॉप्स जो थी वहां पे हम न्यू क्रॉप्स की तरफ भी आए। ठीक है, न्यू क्रॉप्स और न्यू रीजन इंक्लूड किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस फेज में बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मेजर क्रॉप्स का नाम आपको पता होना चाहिए, राइस, ऑयल सीड्स, पल्सेस। और याद रखना एक चीज आप ऐड कर लेना, 1986 के अंदर, 1986 के अंदर इंडिया ने लॉन्च किया था टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स। ठीक है, ये क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है मिश्रा और पुरी में, तो इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए। तो 1986 में हमारे पास क्या आया, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स। ये आप लोगों को ऐड करना है 1986। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये जो फेज है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1980 से 80s वाला जो फेज है वहां पे हमें दिखा दिखा कि ग्रोथ रेट जो था वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था एग्रीकल्चर सेक्टर में। 1981 से पहले जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे इस पीरियड में ग्रोथ स्लो डाउन हो गई थी और एग्रीकल्चर कितना किस रेट से ग्रो कर रहा था, 2% पर एनम से ग्रो कर रहा था। लेकिन जब हम 81 90 पे आए तो हमें देखने को मिला 2 to 3.54%, मतलब ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फेज। तो अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा फेज होना चाहिए था, और ऐसा क्या हो रहा था कि ग्रोथ यहाँ पे हमें बहुत तेजी से देखने को मिली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो फेज है पर्टिकुलर, क्यों इकोनॉमिस्ट इस फेज को क्रिटिसाइज करते हैं लेटर ऑन, ये क्रिटिसाइज क्यों होने लगा। देखिए, सबसे पहले 1981 1990 के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या था, एक्सपेंशन हुआ न्यू रीजन पे। तो जब एक्सपेंशन हो रहा है न्यू रीजन पे तो गवर्नमेंट ने बोला अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की जगह हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सब्सिडीज। तो जो पैसा इन्वेस्टमेंट में जाना था वो कहाँ गया, सब्सिडीज में गया। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में देनी थी चाहे फर्टिलाइजर में दे रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है सो दैट फार्मर क्या कर सके, फार्मर खुद स्पेंड कर सके एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सब्सिडीज में बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंस हो गया सब्सिडीज में। और पैसा गवर्नमेंट दे रही है तो लोग तो यूज करेंगे उसको एग्रीकल्चर पे, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं और एक्सेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सब्सिडीज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, हमें ये तो देखने को मिला कि ग्रोथ रेट वाज क्वाइट हाई। ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में 3.5% से 4% था, जो बहुत अच्छा ग्रोथ रेट था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम भी हुई, जब हम 1980 से 1990s के फेज से बाहर आए तो हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे बिकॉज ओवर डिपेंडेंस था सब्सिडीज का, हेविली सब्सिडाइज जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इरिगेशन फैसिलिटीज मिल रही थी, फर्टिलाइजर मिल रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन आ गया मार्केट में, प्राइसेस में डिस्टॉर्शन आ गया। दूसरा यहाँ पे क्या मिला, अब जो गवर्नमेंट सब्सिडीज के लिए पैसा दे रही है वो कहाँ से जा रहा है, वो आपके फिस्कल बजट से जा रहा है। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन आई, किसकी सिचुएशन आई, फिस्कल डेफिसिट में। और आप लोगों को पता है कि जब हम 1991 के बारे में बात करते हैं तो 1991 में इंडिया में क्या आ गया, इंडिया में मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस आया। ठीक है, तो आप लोग लिंक कर पा रहे हैं कि किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस का वन ऑफ द रीजन क्या है, ये जो गवर्नमेंट ओवर सब्सिडाइज कर रही है चीजों को उस तरीके से। दूसरा, जब गवर्नमेंट ने ओवर सब्सिडीज
देनी स्टार्ट की, सब्सिडाइज करना स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोग क्या कर रहे हैं, लोग पंप खोल के चले जाते थे कि पानी तो मिलेगा, ठीक है, हमारे खेतों को पानी तो मिलता जाएगा। उसकी वजह से क्या हुआ, पानी इतना ज्यादा खेतों में चला जाता था कि सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाता था। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम देखने को मिली, सैलिनिटी देखने को मिली, ठीक है। तो हमें सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस भी देखने को मिली, सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस भी देखने को मिली। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये तो फेजेस थे, और सेकेंड फेज तक आते आते हम लोगों ने एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा डिग्रेड किया। तो यही से हमारा पैसेज बनेगा सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। यही चीजें हम लिंक करके बोलेंगे, ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, अब इससे हमें बाहर निकलना था। तो किससे निकले, कैसे निकलेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक और आइडिया हम लोगों ने देखा, दैट इज नोन एज द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, कि जो ये अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस चल रही थी इकोनॉमी में, इसको खत्म करिए। क्लियर। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी तक जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन थी, वहां पे हम लोगों ने बोला कि हम ऑयल सीड्स के ऊपर मिशन लेकर आए, लेकिन स्टिल हमारा क्या था, हमारा मेजर जो था वो वीट और राइस की तरफ ही जा रहा था। इनफैक्ट अगर आप एमएसपी वाली क्लास पढ़ेंगे, जब मैं आपको एमएसपी पढ़ाऊंगी, तो आपको समझ आएगा कि जो वीट और राइस था, यहाँ पे गवर्नमेंट हैवी एमएसपी प्रोवाइड कर रही थी। हैवी एमएसपी प्रोवाइड करने का मतलब है कि गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं इंसेंटिव दे रही है कि आप वीट और राइस जैसी क्रॉप्स को उगाएं, तो बाकी क्रॉप्स तो निग्लेक्ट होंगी। और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे पल्सेस की कमी होना स्टार्ट हो गई, कोर सीरियल्स को कोई नहीं लगा रहा था, माल न्यूट्रिशन आ रहा था, फूड बास्केट इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। और इनफैक्ट टेक्नोलॉजी मिशन तो आया हमारा ऑयल सीड्स पे, लेकिन स्टिल हम लोग क्या कर रहे थे, हम ऑयल सीड्स जो एडिबल ऑयल थे वो इंपोर्ट भी कर रहे थे, ठीक है। तो इंपोर्ट्स हमारे एडिबल ऑयल के बढ़ते हुए भी हमें दिखाई दिए। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशो रीजनल इनइक्वालिटी जैसी सिचुएशंस भी हमें देखने को मिली। क्यों, अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे पैसा जो था वो सब्सिडीज की तरफ जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, बिफोर दिस फेज पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रही थी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट होने का मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट डैम्स के ऊपर पैसा लगा रही थी, कैनाल्स बना रही थी, सो दैट इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बने। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है, सब्सिडीज पे जा रहा है। तो एज अ रिसर्च, जिन एरियाज के अंदर इरिगेशन अच्छा है वो तो बेटर काम कर रहे हैं, उन लोगों की इनकम अच्छी हो रही है। लेकिन व्हाट अबाउट दोज एरियाज जहाँ पे इरिगेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक गैप आ जाएगा कि रेनफेड एरियाज, रेनफेड एरियाज जो होंगे, जो ट्राइबल रीजन्स होंगे, स्मॉल फार्मर्स होंगे, वो तो स्ट्रगल करते रहेंगे। लेकिन जो इरिगेटेड एरियाज थे जहाँ पे गवर्नमेंट ने काम किया, वो तो ज्यादा वेल ऑफ हो गए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या देखने को मिला, रिच वर्सेस पुअर जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिली। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने को मिले। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब 1990 में क्या हुआ, 1990 के बारे में अगर हम बात करें तो यू ऑल नो कि यहाँ पे क्या आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, जिसमें हम एलपीजी के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो उसका भी तो कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो 1990 से लेकर 1996 तक हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हम इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, और उसका इम्पैक्ट देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर पे। क्लियर। 1990 1996 के बारे में अब अगर बात करें, तो 1990 में आप सबको पता है कि क्या आया, 1990 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए। एलपीजी रिफॉर्म्स जब 1990 के अंदर इंडिया के अंदर आए, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी जो थी वो लिबरलाइज होना स्टार्ट हो गई। इकोनॉमी लिबरलाइज होना स्टार्ट हो गई मतलब यहाँ पे 1990 में क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिल गई। अब यहाँ पे फॉरेनर्स जो थे वो भी हमारे साथ यहाँ पे आके काम करना स्टार्ट हो गए। पहले हमारी इकोनॉमी जो थी दैट वाज नॉट सो ओपन, ओपन होने की तैयारी हो रही थी, लेकिन अभी ओपन हुई नहीं थी। ओपन हमारी कब हुई, 1991 में। तो 1991 में जब रिफॉर्म्स आए तो यहाँ पे क्या हुआ, लेट्स से आप लोगों को पता है काफी सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी इंडिया के अंदर आई।
अब जब ये सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर आ रही है, लेट से हम लोगों ने बोला कोई मैन्युफैक्चर है जो जूस बना रहा है, जूस बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको क्रॉप्स चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, जूस बनाने के लिए उसको फ्रूट्स चाहिए। अब फ्रूट जब वो फार्मर से लेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको अच्छे रेट्स मिलेंगे, फार्मर को अच्छे रेट्स मिलेंगे। अब फार्मर को जब अच्छे रेट मिलेंगे तो वो क्या कर सकता है, वो बाय कर सकता है ज्यादा स्टफ मार्केट के अंदर से, वो उसका कंजप्शन बढ़ा सकता है। और इनफैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी में भी 1991 के बाद आप लोग देख रहे हैं कि कंजप्शन बढ़ा है। ठीक है, पहले के कंजप्शन पैटर्न में और आज के कंजप्शन पैटर्न में बहुत फर्क है। तो 1991 के बाद हम लोग देख रहे हैं कंजप्शन बढ़ा, इकोनॉमी में जब कंजप्शन बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया, तो इसकी वजह से डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स बढ़ा, डिमांड बढ़ा, डिमांड की वजह से प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चर गुड्स बढ़े, प्राइसेस बढ़ने का मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स बढ़े। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर एग्रीकल्चर के लिए इंक्रीज हो रही हैं तो यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और नियर अबाउट 4% ऑन एन एवरेज हमें देखने को मिला 1990 से 1996 तक ये ग्रोथ होती हुई। लेकिन इसके बाद के फेज के बारे में अगर हम बात करें, अभी भी हम लोग बोल तो रहे हैं कि हम एलपीजी रिफॉर्म्स की तरफ हैं, लेकिन 1996 से 2005 में क्या हो गया, सिनारियो चेंज हो गया। सिनारियो चेंज होने का मतलब जहां पे 1990 1996 के बाद क्या हो रहा था, लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ग्रोथ हमें देखने को मिली। लेकिन 1996 2005 के पीरियड में हमें क्या देखने को मिला, स्टेग्नेशन का फेज देखने को मिला, डिसलरेशन इन एग्रीकल्चर देखने को मिला। और एग्रीकल्चर जो ग्रोथ रेट था वो फर्दर डिक्लाइन होके कितना हो गया, 2% हो गया। और कुछ सालों में हमें 1% भी ये ग्रोथ रेट देखने को मिला। अब यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा 1996 2005 में, बिकॉज 91 पे जब इकोनॉमी ओपन अप हो रही थी तो हमारे और ग्लोबल इकोनॉमी के प्राइसेस में कहीं ना कहीं बहुत फर्क था। अगर कोई चीज ग्लोबली सस्ती मिल रही है तो आपको भी एक्सपोर्ट करने के लिए सस्ता बेचना पड़ रहा था। तो हमारा जो फार्मर था वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें फर्दर देखने को मिला, बिकॉज हम ग्लोबल चेंज के साथ लिंक कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि ग्रोथ रेट क्या हुआ, ग्रोथ रेट फॉल हुआ, पहली चीज। दूसरा दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने बोल तो दिया कि 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स आए, प्राइवेटाइजेशन हुआ इकोनॉमी का, जिसकी वजह से क्या दिखाई दिया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड था वहां पे हमें फॉल दिखाई दिया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड था वो फॉल होता हुआ हमें दिखाई दिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से भी हमें क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे ग्रोथ रेट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। इनफैक्ट काफी सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनमें से आपको एक इकोनॉमिस्ट का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला, जस्ट अ सेकेंड मैंने लिखा था, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे वो लाइन शेयर कर दूंगी, शायद गुलाटी था उनका नाम। तो उन्होंने लिखा था कि जितना हम इन्वेस्ट करते हैं इन एग्रीकल्चर, उसके मल्टीपल में हमारा जो जीडीपी है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट फॉल करेगा तो आप लोग मुझे बताइए क्या ग्रोथ रेट फॉल करेगा, डेफिनेटली ग्रोथ रेट भी हमारा फॉल करता हुआ हमें दिखाई देगा। फिर इसके बाद अगर 2005 के बाद के बारे में बात करें, तो 2005 से आज तक क्या हुआ, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। काफी सारी स्कीम्स हैं जो वन बाय वन जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। क्लियर? तो ये तो था ग्रीन रेवोल्यूशन के का क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन तो 65 पे आया, तो आज हम उसकी बात क्यों करें। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन तो आज भी हम लोग H5B सीड्स कर रहे हैं, फिर फर्टिलाइजर्स को आज भी आप यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स को आप आज भी यूज कर, टेक्नोलॉजी रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो आप लोग आई होप समझ पा रहे हैं कि क्या क्या कनेक्शन है चीजों के बीच। अगर हम अब इफेक्ट्स के बारे में बात करें, इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करूं तो आप लोगों ने देखा 71 72 के अंदर हम लोगों को क्या मिला, हमें सेल्फ सफिशिएंसी मिल गई फूड ग्रेन्स के अंदर। जब सेल्फ सफिशिएंसी मिल गई तो इट मीन्स हमारा जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट कर रहे थे हम, उसमें डिपेंडेंस हमारी रिड्यूस हो गई। फिर इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, मेजर राइस कहाँ देखा गया, वीट और राइस। वीट और राइस में मेजर जो प्रोडक्शन में राइस क्यों देखा गया, बिकॉज ऑफ द एमएसपी, गवर्नमेंट उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दे रही थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जिनको पता है इट्स ओके, जिनको नहीं पता है हम अलग से पढ़ेंगे। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाला एंगल आप लोगों को पता है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन, एफसीआई, पीडीएस, एमएसपी, ये अलग से पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रीजनल इम्बैलेंस मैंने आपको बताया, जैसे फर्स्ट फेज के अंदर अगर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वहां पे तो आप लोगों को दिख रहा है कि ग्रोथ ज्यादा अच्छे से हो रही है, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिला हमें। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्पेशली 1980s 1990s वाले फेज में। फिर निग्लेक्ट ऑफ नॉन सीरियल क्रॉप्स, क्योंकि हम लोगों ने देखा वीट और राइस पे ज्यादा एम्फोसिस रहा, बाकी पल्सेस, ऑयल सीड, कोर्स सीरियल, ये सारे तो निग्लेक्ट होते गए। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लियर। तो ये था आप लोगों का ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक। आई होप आपको चीजें समझ आए। फिर भी कोई डाउट होगा तो क्लास के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।